Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video I am going to discuss the marketing research process और marketing research process में आज हम further discuss करेंगे। इसके काफ़ी सारे points मैंने discuss कर लिए थे और आज discuss करूँगी इसके दूसरा एक topic रह गया था, that is report preparation and presentation। तो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन में बताने से पहले मैं एक आपको स्लाइड दिखाना चाहती हूँ। एक सेकंड देखो, ये है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन प्रोसेस। ये पूरा इसके अंदर पूरा डिस्कस किया हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको एग्ज़ाम फ्रेम में डाल सकते हो और एग्जैक्टली ऐसे ही डाल सकते हो। देखो, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी, जैसे मैंने बताया था ना आपको, पी पागल रहते फिर बीपी चेंज। तो ये क्या था? ये प्रॉब्लम डेफिनेशन था। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद यहाँ पे फाइंडिंग वगैरह था, फिर रिसर्च, फिर आपकी डेवलपमेंट एंड देन आपकी ये पूरी प्रोसेस थी। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, देन मैंने डाटा को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट, रिपोर्ट प्रिपरेशन, ओरल प्रिपरेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग, रीडिंग ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द क्लाइंट और रिसर्च फॉलोअप। फिर आप फॉलोअप लोगे कि किस तरीके से आप लोगों को रिसर्च जो है वो आपने कंडक्ट की, वो किस मैनर में थी। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये प्री रिपोर्ट राइटिंग है, पहले करोगे आप। रिपोर्ट राइटिंग से पहले डाटा एनालाइज करोगे। रिपोर्ट राइटिंग लिखते वक्त आप इंटरप्रेट करोगे, रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे और ओरल प्रेजेंटेशन दोगे। और जब आप लिखने के पोस्ट बाद रीडिंग करोगे रिपोर्ट, वो रीडिंग करेगा, जो भी क्लाइंट वगैरह होगा आपका, वो आपकी रिपोर्ट को रीड करेगा और उसके बाद उसका फॉलोअप देगा। तो ये पूरी प्रोसेस, जब भी आपकी ये वाली सिस्टम आएगा, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन, तो उसकी प्रोसेस आप लिख सकते हो। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज योर एग्जाम। नाउ अब हम अपने फैक्ट पे आ जाते हैं। इसमें लिखना क्या क्या है, रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड मैथडोलॉजी। ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा टारगेट क्या था, मुझे इस रिसर्च से अचीव क्या करना था और मैंने कौन सा मेथड यूज़ किया। इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा मेथड यूज़ होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ये सबसे पहला काम है जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी और कंक्लूजन, ये बताओगे कि पूरी रिपोर्ट से आपका क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूड किया आपने, रिजल्ट कैसे दे रहे हो। उसके बाद आप कोई और किसी और ऑथर की या कोई और रिकमेंडेशन देना चाहते हो, रिसर्चर की रिकमेंडेशन देना चाहते हो, तो आप वो ऐड करोगे। सैम्पल डिज़ाइन, आपने सैम्पल यूनिट्स कैसे कलेक्ट किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सी लोकेशन थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये आपकी पूरी रिपोर्ट प्रिपरेशन में आएगी। नेक्स्ट, डिटेल्ड फाइंडिंग, आपने ये जो फाइंडिंग की इसके ऑब्जर्वेशन थे, ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। और अपेंडिसेस, अपेंडिसेस में आपकी आती है क्वेश्चनियर, सपोर्टिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ये आ जाते हैं आपके अपेंडिसेस में, लास्ट सेक्शन में, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिपोर्ट प्रिपरेशन होता है। तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद समरी, समरी कंक्लूजन, उसके बाद सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल, ये ऐसा कोई सीक्वेंस वाइज नहीं है, बट आप सीक्वेंस में ही लिखना, डिटेल्ड फाइंडिंग और फिर लास्ट में आ जाता है आपका अपेंडिसेस। तो ये पूरा का पूरा होल प्रोसेस होता है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन का। इससे पहले कि मैंने सारी की सारी आपको एक एक प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस कराया, तो उसको गो थ्रू ज़रूर करना ना। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ मार्केटिंग रिसर्च इन इंडिया। होता क्या है कि पहले जो मार्केटिंग रिसर्च थी ना, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और आज की मार्केटिंग रिसर्च डिफरेंट एस्पेक्ट से। पहले इन्होंने डिस्कस किया है
फिफ्टीज़ सिक्सटीज़ एरा के बारे में पहला पॉइंट आपका जाएगा। दूसरा इन्होंने 80s के दशक की बात की गई है, और तीसरा इन्होंने जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया है। नाउ 50-60s एरा इस पैराग्राफ में डिस्कस है। मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले 50s और 60s एराज के अंदर रिसर्च इतनी होती नहीं थी। पहली बात, लोग फैमिलियर नहीं थे, और जो लोग फैमिलियर थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते थे रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया जाता था, क्वालिटी मैटर नहीं करती थी। जो प्रोडक्ट आएगा ना मार्केट में, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सीखा है ना, जो प्रोडक्ट आएगा मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट सोल्ड हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट एरा में आए तब हम लोगों ने ध्यान दिया। लोग इतना मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, मार्केटिंग रिसर्च में। डिसीजन मेकिंग अप्रोच कोई प्रोफेशनलाइज्ड थी नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं थी इस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है 50s और 60s एरा में जो मार्केटिंग रिसर्च थी, दैट इज़ नॉट दैट मच इफेक्टिव, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी। जितने पॉइंट्स मैंने बताया इतना फ्रेम कर दोगे तो टीचर खुश हो जाएगा। सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च इन 50-60s एरा, उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करना। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करती हूँ मैं। तो इन्होंने बोल रखा है ऑफ लेट 80s की बात की गई, मैं बताई थी ना 80s सेंचुरी की बात की गई है। तो अब क्या हुआ था, ड्यू टू एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन फर्म आ गई थी मार्केट के अंदर, कंपटीशन राइज हो गया था। अच्छा, कंपटीशन लीड्स टू क्वालिटी, ये आप ध्यान देना, कंपटीशन से क्वालिटी आएगी, और ये एक हेल्दी कंपटीशन था, ठीक है। कंपटीशन हैज़ कंसिडरेबली हॉट अप। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हैज़ रिसीव्ड न्यू थ्रस्ट इन द, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही थी, प्रोडक्ट इनोवेट हो रहे थे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पता लग गया था। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना लंबे टाइम तक मार्केट को गेन कर पा रहा है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब एक प्रोडक्ट आया, पीक पॉइंट पे गया, डिक्लाइन हुआ, ख़त्म, नेक्स्ट सिनेरियो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टर थे, तो आप ऐसे पहले अपने नोट्स में 50-60s एराज के अंदर के पॉइंट्स डाल दिए, देन 80s का एरा डालो अपने नोट में और उसमें लिखो पीएलसी बिकम शॉर्टर, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी एट दैट टाइम, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही थी, लोगों को फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रही थी, कंपटीशन बढ़े, ऑल दीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गए थे, सेक्टर सिस्टमैटिक हो गए थे। ऑल दीज चेंजेस हैव मेड द मार्केट टास्क टुडे ग्रेटली कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की, रिस्की बना दिया था, रिस्की हो गया था। तो इससे आपको नोट फ्रेमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब आपका एग्ज़ाम में फ्रेम होगा तो सिर्फ ये पॉइंट्स लिखो और उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। इट फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मेक डिसीजन, सिर्फ और सिर्फ पहले क्या होता था 50s एरा में, जब 50s एरा का नोट बना रहे हो उसमें लिखना पास्ट नॉलेज के बेसिस पे सिर्फ हम लोग गैस वर्क करते थे कि पास्ट नॉलेज इस प्रोडक्ट के बारे में पास्ट में ऐसा हुआ है ना, तो अभी भी ऐसे ही डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन जब 80 का एरा आया था तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट नॉलेज के बेसिस पे हम लोग जज नहीं कर सकते थे कि कौन सा डिसीज़न लिया जाए और कौन सा डिसीज़न नहीं। फिर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है, होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। इन्होंने यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है सच, लेकिन इसको जस्ट रीड कर लेना यहाँ से यहाँ तक। क्या बोल रखा है, इन अ स्टडी ऑफ 130 इंडियन बिजनेस फर्म, मिड 80 की बात आ गई, consulting and research enterprise Hyderabad found that while about 40% of firm, 40% जो फर्म है वो 1 लाख से क्या कर रही है, स्पेंट लेस देन 1 लाख रुपीज़। 45% 1 लाख तक इन्वेस्ट करें, बिटवीन 1 लाख एंड 10 लाख,
और सिर्फ 4% है जो कि सर्वे में देखा गया जो कि 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ मार्केट. एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, expenditure on marketing research was absurdly low, ranging from less than 0.0%. तो 0.0% ही लोग थे जो कि इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद बोल रखा है कि परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज 1.3% फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द फर्म. This expenditure was just 0.4% or even less. The study further reported that as against industrial goods firm, the consumer goods firm were spending more. देखो, एक तो इस पूरे पैराग्राफ से ये समझ आया कि कंज्यूमर की जो रिसर्च थी, कंज्यूमर गुड्स पे जो रिसर्च की जा रही थी, दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेंडिंग एज कम्पेयर टू अदर गुड्स. एक तो ये बात. और इन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई थी. 1 लाख तक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अप टू 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख तक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे आएगा आपका कितने इन्वेस्ट कर रहे थे, 40%, यहाँ पे 46%, यहाँ पे कितने, 4%. तो इससे पता चलता है कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो रिसर्चर्स थे, वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे मार्केट में एट दैट टाइम, स्टिल एट दैट टाइम. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. आगे की बात करूँ तो इसके अंदर सच इतना कुछ डिस्कस नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है. अब इन्होंने बोल रखा है कि इन रीसेंट ईयर मार्केटिंग रिसर्च अंडरगोन सेवरल चेंजेस. बहुत सारे चेंजेस आए थे एट दैट टाइम. प्लानिंग एंड कंट्रोल. इन द पास्ट जनरली बिग मल्टीनेशनल कंपनीज यूज टू यूज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, लेकिन बट ऑफ लेट इंडियन कंपनीज ने भी रिसर्च शुरू कर दिया था. ठीक है, अब उन्होंने भी रिसर्च, वो भी मार्केट के अंदर आ गई थी. द नंबर ऑफ स्मॉलर कंपनीज एज वेल एज इंडस्ट्रियल फर्म्स यूजिंग मार्केटिंग रिसर्च हैज कंसिडरेबली इंक्रीज. Another noteworthy change pertain to larger use of marketing research in non-traditional areas में भी, जैसे फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, लिटरेसी, एनर्जी कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन, हाइजीन प्लान, इन सब में भी रिसर्च यूज़ होने लगी थी, पहले नहीं होती थी. वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रियलाइज़ किया कि रिसर्च से यस इट इज़ इफ़ेक्टिव, ये रियलाइजेशन हो गया था. नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज़्यादा गेन इम्पॉर्टेंस इन इंडिया में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस गेन कर रही थी. ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट. मार्केटर आर फाइंडिंग प्योर डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ देयर कस्टमर. उनको पता चल गया था कि भाई कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर का इनकम ग्रुप, उसके हिसाब से मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी अगर मुझे मार्केट में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करना है, ग्रोथ करना है, अपना पीएलसी ग्रोइंग स्टेजेस में रखना है. ठीक है, तो ये सब उस टाइम पे सिनेरियो में पता चल चुका था. साइकोग्राफिक एज इट कम हैज़ कम टू बी कॉल्ड, इट बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू डेवलप अ क्वांटिटेटिव प्रोफाइल. क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव प्रोफाइल बन गई थी. टू द मार्केटर फाइंड आउट यूजफुल इन सेगमेंटिंग दियर मार्केट एंड इन्वॉल्विंग पोजिशनिंग एंड एडवर्टाइजिंग. different advertising strategies they are used at that time. However, अब ये देखा गया कि 10,000 लोगों में से 1,000 लोगों का सैंपल तो लेना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा सैंपल फ्रेम करना है. और अगर आप एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो तो उस क्वेश्चन में कम से कम 5 to 6 लैंग्वेजेस यू हैव टू बी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. 5 to 6 लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, इतने कल्चर हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं. तो यहाँ पे किसी भी मार्केट को ऑक्यूपाई करना इट्स नॉट दैट मच इजी. तो यहाँ पे विदाउट एनी रिसर्च आप इतनी जल्दी नहीं आप ऑक्यूपाई कर पाओगे अपना स्पेस. सेकेंडरी डेटा इज़ अनदर प्रॉब्लम. अगर सेकेंडरी डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है.
अब आपको स्टार्टिंग से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इन लोगों ने जो भी मेथड्स वगैरह यूज़ करे दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि जो डेटा है वो रिलायबल और वैलिडेट बन पाए। ठीक है, ये था आपका जो आज कल का जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर। तो वी आर कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ एटीट्यूडनल प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करूं, तो एटीट्यूडनल प्रॉब्लम ऑन द पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर हैज आल्सो बीन इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एक स्टडी कोर में ये देखा गया है कि मिड 80s में फाउंड मैनी मार्केटिंग मैनेजर टू बी होल्डिंग द ओपिनियन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग डू नॉट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड। उनके हिसाब से जो भी रिसर्च कंक्लूजन निकल के आ रही है दैट इज नॉट रिलेटेड टू और सिमिलर टू रियल वर्ल्ड, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही होगी। इसलिए रिस्पोंडेंट कंसिडर्ड गट फीलिंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, सॉरी, गट फीलिंग को वो लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते थे। स्पेशली द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द स्मॉलर कंपनीज मोर स्ट्रांगली हेल्ड दिस बिलीफ। उनके हिसाब से ये था कि आज की डेट में भी ना, अगर आपको जो फील हो रहा है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिलीफ है, उसके हिसाब से ही आप अपनी मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करो। मार्केटिंग रिसर्च इतना सच कैरी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। ये मिड 80s की बात है। नाउ notwithstanding this problem and attitudinal constraint, use of marketing research in India is poised for phenomenal upsurge in the upcoming year, with liberalization of government industrial and trade policy and hotting up the competition बढ़ता जा रहा था in market, more and more business आ रहे हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो रही है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी आ रही है, और वो भी स्टार्ट करी है मार्केटिंग रिसर्च। तो ओवरऑल अगर मैं इसका कहने का ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, दैट इज़ मार्केटिंग रिसर्च इज़ हेल्पफुल। ये मेरी जस्टिफिकेशन है, बाकी आप लोग की जो भी हो वो आप लोग इतना जितना मैंने बताया उसके हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, मैंने गूगल पे भी इसके बारे में सर्च किया था, काफ़ी सारी डिटेल मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, but not such important from your exam point of view. That is the reason I am not including this in this particular lecture video. Now अब आप लोग इसकी समरी को भी डिटेल में डिस्कस करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 4 मीन्स यूनिट नंबर 4, और अब हम लोग ब्लॉक नंबर 2 शुरू करेंगे। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा ये शेयर होगी उतना ज़्यादा मैं कंटेंट मोर एंड मोर क्वालिटेटिव मैनर में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो क्वालिटी में प्रोवाइड कर ही रही हूँ, स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग मोर कंटेंट टू यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बी हैप्पी।